तैयार हो। आज टाइटैनिक समुद्री जहाज में अंडरवर्ल्ड भाषा के सेकंड हैंड ने पार्टी रखी है, जिसमें हमें भी मदऊ किया है। शांजे और आमना को साथ टेरेस पर बैठे देख ईजल ने वहीं आते कहा, जाना भी जरूरी है, लेकिन वहां जाना का होना लाजिम व मुलाजिम है। तुम में से किसी से राब्ता हुआ उसका? जून कह रहा था जाना लंदन नहीं पहुंची, इनफैक्ट वो एयरपोर्ट ही नहीं गई। आमना ने परेशानी से माथा मसलते कहा, ये चल यार, वो जाना है, कुछ कर रही होगी और क्या। नहीं एजल, तुम समझ नहीं रही। जाना एक बार कॉल जरूर करती है, लेकिन वो गायब है। कुछ तो है, एयरपोर्ट और वाला के दरमियान से ही वो गायब हुई है, और इसकी कार भी हमें वही मिली, लेकिन ये नहीं मालूम हो रहा कि जाना कहाँ गई। शांजा ने सोचते हुए कहा, शायद वो भाषा की इंफॉर्मेशन लेने गई हो। तुम लोग परेशान मत हो, और पार्टी में एक सरप्राइज है तुम दोनों के लिए। एजल ने इनका ध्यान बताते कहा, कैसा सरप्राइज? अब बता दिया तो सरप्राइज कैसा? शाम तक का इंतजार करो लड़कियों, एजल ने शरारत से कहा, और आमना की काफी का मग उठाती वहां से रफू चक्कर हुई। पीछे वो दोनों ही शान नफी में हिलाने लगी कि इसका कुछ नहीं हो सकता। शक्ल जाना जैसी थी, लेकिन हरकतें एकदम मुख्तलिफ। हेलो शाजिम खान, वो जो अपने ऑफिस से निकलने लगे थे कि सामने खड़ी हस्ती को देख इनके होश उड़े। इन्हें जरा गुमान भी ना था कि इनका माजी इनके सामने आन पहुंचेगा। कैसे हैं आप शाजिम? जे के उर्फ जवेरिया शाजिम खान ने होठों पे मुस्कुराहट बिखेरे पूछा, तो शाजिम होश में आए और इर्द गिर्द देखने लगे कि इनको किसी ने देखा तो नहीं, और जवेरिया को गाड़ी में बैठने का इशारा करते गार्ड्स को हाथ के इशारे से वहीं रोका और खुद ड्राइविंग सीट संभाल गए। उफ शाजिम, इतना डर, वो भी अपनी ही औलाद से। इनके माथे पर बल देख वो जवेरिया ने तमस्खरा से कहा, तो शाजिम ने घूर कर उसे देखा। गाड़ी अपने फार्म हाउस के अंदर ले गए और गाड़ी से निकलते जवेरी को बाजू से दबोचे घसीट कर अंदर ले गए। क्या लेने आई हो? इसको सोफे पर फेंकते शाजिम गड़गड़ाए। इन्हें डर था कि कहीं जाना या वो दोनों जवेरिया को ना देख ले। वो हंसी, तुमने मुझे कुछ दिया ही कब है सिवाय आंसू और दुख के? बकवास बंद करो, यूं मेरे सामने आखिर क्या करना चाहती हो तुम? इसकी बात को नजरअंदाज करते हुए चीखा, डर क्यों रहे हो शाजिम खान? जिस शाजिम को मैं जानती हूँ वो तो किसी से डरने वाला नहीं था। आखिर अंडर, अपनी जबान को लगाम दो, वरना यही कब्र खोद दूंगा तुम्हारी। मेरी नरमी का नाजायज फायदा मत उठाओ, समझी? इससे पहले वो अपनी बात मुकम्मल करती कि शाजिम इसका मुंह दबोचे धारे। मेरी बेटियों को इस मासूम ईमानदारी के मुखड़े के पीछे छुपा भयानक चेहरा नहीं दिखाया। शाजिम का हाथ झटकती वो हलक के बल चीखी के छल की आवाज पे वो दोनों मुड़े। सामने खड़े शख्स को देख शाजिम की सांस रुकी। वही जवेरी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मैं आज बहुत बहुत खुश हूँ कि वो अब मेरे नाम लिखी जाएगी। उफ भाई भाई, कितना अच्छा होगा ना सब, जब वो तीनों बहनें हम भाइयों की खिदमत करेंगी और हमें सड़े हुए कोक के हाथ का मज़ाक़ा खाना खाने से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। नॉन स्टॉप बोलते वो मीसम को हंसा रहा था, जिसकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। कुछ देर में ही इनकी मोहब्बतें इनके पास होंगी, ये ख्याल ही इनको सरशार कर रहा था। भाई ये लड़कियां ठीक नहीं है, हाजिम ने मुंह बिगाड़ से कहा। ओ प्लीज हाजी, हाजी फिर से शुरू मत हो जाना कि वो गैंगस्टर है, ओके? मीसा ने संजीदगी से कहा, तो हाजिम ने मुंह बनाया। वो अब आप अनजान हैं हकीकत से। तुम जानते हो हकीकत यही काफी है मेरे भाई। अब जाकर मुंह धो मुझे उल्टी आ रही है तुम्हारी बदबू से। महंगा तरीन अतर जो खास कर हाजिम ने स्पेशली तैयार करवाया था, इसकी स्मेल पे अमन ने नाक पर हाथ रखते कहा। हाजिम ने उससे घूरा, बड़े कमीने हो, इतनी अच्छी खुशबू है, खैर इसमें कसूर तुम्हारा नहीं। जैसे खुद फुहड़ नालायक बेकार, वैसे ही तुम्हें परफ्यूम पसंद है। भिगो कर माथे वो रूम में बंद हुआ। भाई देखा, सभी आकर डांट देते हैं, बच्चे होते हैं सबक सुनने के लिए।
मुस्कुराहट दबाते वो शरीर हुआ तो अमन पाँव पटकाते लॉन में चल दिया। जाना आप यहाँ क्यों? शाजिम पल में जाना के पास पहुंचे, जो साख्त नजरों से जवेरिया खान को देख रही थी। शायद तुम्हारा सच जानने के लिए खुदा ने उसे यहाँ भेजा है। मेरी बच्ची कितनी प्यारी हो तुम। शाजिम को तंजिया मुस्कुराहट से देखते हुए जाना को गले लगा गई, जो अभी तक मुंजमद खड़ी थी। इसके चेहरे पर किसी किस्म के तासर नहीं थे, तो बस संजीदगी व वहशत। हिजाब के साथ जो आंखों में चमक आई थी, वो चमक अब तो गायब हो चुकी थी। होश में आते ही उसने एक नज़र शाजिम फिर जवेरिया को देखा, जो इसका मुंह चूम रही थी। हाथ के इशारे से इन्हें पीछे करते वो शाजिम की तरफ मुड़ी। आपने कहा था कि ये औरत हमें खुद छोड़कर गई है, तो आज इस वक्त ये हमारे फार्म हाउस में क्या कर रही है? इसके लहजे में शक के तासर थे, निगाहों में तनहा की सदमहरी। शाजिम का सांस रुका। मैं तुम्हें छोड़कर गई थी क्योंकि इस शख्स ने मुझे मजबूर कर दिया था भागने पर, तो मैं तुम्हें भी साथ ले जाती, मगर इस घटिया इंसान ने तुम्हें और आमना शांदे को किसी आदमी के हवाले करके गायब करवा दिया था। जवेरिया खान के लफ्ज़ थे या गोया बम जो इसकी समात पर गिरे। उसने बेयकीन नज़रों से अपने बाप को देखा। नहीं बेटा, ये झूठ बोल रही है। भला मैं क्यों अपनी बेटी का बुरा चाहूँगा? इनकी आवाज़ में लहज थी। इसकी आंखों में नमी छलकने लगी। इसकी बर्बादी की वजह इसका ही बाप था। कौन सी माँ अपने बच्चों को छोड़ जाती है? जाना तुम इस इंसान की हकीकत से नावाकिफ हो। यही अंडर जवेरिया खान ने इसका चेहरा हाथों में भरते कहना चाहा, लेकिन शाजिम ने इसके बाजू पकड़कर अपने मुकाबले किया और थप्पड़ इनके गाल पर जड़ना चाहा, जिसके दरमियान में ही जाना ने पकड़ लिया। ये ही क्या? थरथराते खून मंजन कर देने वाले लहजे में पूछा गया। शाजिम ने आंखों में जवेरिया को वार्न किया, लेकिन इनकी बेटियां इनके साथ नहीं, लेकिन पास तो थी। शाजिम खान ये दुनिया का सबसे बड़ा जल्लाद है। इसने मुझ पर बहुत जुल्म किए। और अभी वो कुछ और कहती कि वो बेहोश होती जमीन पर गिरी। शाजिम ने सुख का सांस भरा। जाना को वहां देखकर ही शाजिम उसे एक पिन जिस पर बेहोशी की दवाई थी वो चुबा चुके थे। और बेटा, लड़ाई झगड़ा किस घर में नहीं होता। आप बैठे, मैं आपको खुद बताता हूँ। नहीं, मैं वापस आती हूँ, तब तक ये मुझे सही चाहिए, और अगर इन्हें ज़रा भी तकलीफ हुई तो आप मुझे भी जानते हैं। कहते वो जवेरिया खान को देखती बाहर निकल गई। शुक्र के दवा काम पर असर कर गई, वरना इसने आज क़यामत ला देनी थी। लंबी सांस भरते वो रिलैक्स हुए। कुछ न कुछ करके वो जाना से सच्चाई छुपा ही लेंगे। काली गहरी रात थी। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी था। हर तरफ उठती समुद्री लहरों का शोर था। रंगों में खून मंजन कर देने वाली ठंडी फिजा माहौल को मजीद खौफनाक बना रही थी। इसी सना में वहां से एक टाइटैनिक शिप गुजरा, जो लाइटों से जगमगा रहा था। गुमान होता है कि रात ना हो, दिन हो। मास्क थीम पार्टी थी। हर तरफ कहको गाली गलोच की आवाज थी। वाइन, सिगार, सिगरेट, शीशा, चरस, बबदा, हर चीज की बू चारों तरफ फैली हुई थी। वेस्टर्न ड्रेस में मौजूद बोल्ड लड़कियां तितलियों की तरह इधर उधर फिर रही थी। इन सब से दूर ब्लैक बैकलेस स्कर्ट में ब्लैक मास्क लगाए वो अपनी सुर्खी से चलती आंखों से एक ही शख्स को घूरने में मसरूफ थी। अपना गुस्सा निकालने के लिए वो अपना शिकार ढूंढ चुकी थी। ओ पी के कितने महीनों बाद शक्ल दिखाई है, कहाँ गुम थे? वहां मौजूद एक शख्स ने पूछा। बादशाह का हुक्म था कि मंजर आम से गायब हो जाओ, और इन्हीं की बदौलत फिर से यहाँ मौजूद हो। अच्छा, आजकल किस मिशन पर हो? एक और सवाल आया। माफिया गर्ल अंडरवर्ल्ड में बहुत चर्चे होने लगे हैं। अंडरवर्ल्ड में वो अपना खौफ फैला रही है। अनजान है कि अंडरवर्ल्ड में सिर्फ बादशाह की दहशत और इसी का सिक्का चलता है। बहुत उड़ा लिया, अब पर काटने का टाइम आ गया है। चलो, जल्द ही मिलूंगा इस लड़की से, पीके ने कहा। तो जाना ने लिपस्टिक से सजे होठों को भेजा। कुछ देर फिर मुझसे मिलने का ख्वाब भी पूरा करूंगी तुम्हारा, पीके। जहरीली मुस्कुराहट से कहते उसने अपने पीछे की तरफ एक इशारा किया और टक टक करती शिप के मैन पार्ट में जाने लगी। वहाँ सब एंजॉय कर रहे थे और यहाँ ये शिप चलाने में मसरूफ। और तुम ये
तुम यहाँ ये शिप चलाने में मसरूफ हो। बालों से कोई सुई नुमा चीज निकालती वो फ्रैंक अंदाज में पायलट से बात करने लगी। जहाँ ज्यादा इम्पोर्टेंट है डियर एंजॉय तो फिर कभी कर लेंगे। क्या मतलब? जानते बूझते भी वो सवाल कर देगी। पहली बात, बादशाह का हुक्म है कि शिप कहीं भी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर शिप रुका तो हमें मालूम नहीं होगा कि किस समुद्र में आइस स्टोन्स हैं। पायलट ने नरमी से कहा, अगर शिप आइटोन से टकरा गया तो शिप तबाह हो जाएगा ना। मजीद मालूमात जानने के लिए वो सब पानी को देखने लगी। समुद्र के जिस इलाके में हम हैं यहाँ आइस स्टोन्स बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। आइस स्टोन्स की वजह से ही यहाँ इतनी ठंड है। तो यहाँ का पानी इतना ठंडा है कि इंसानी जान 15-20 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकती। सूरज की हरारत से ही यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल हो सकता है, और अगर शिप आग से टकरा गया तो डूब जाएगा और शिप में मौजूद 2200 लोग मारे जाएंगे, सिवाय एक के कि क्योंकि हमारे पास इतने बोट्स मौजूद नहीं जो सब लोगों को महफूज मकामात तक पहुंचा सके। अगर सब पानी में कूदे तो भी मारे ही जाएंगे। वो तफसील से समझाने लगा। 2200 लोग, बादशाह कुछ तो करेगा ना अपने लोगों को बचाने के लिए। अगर इनकी जान चलेगी तो अंडरवर्ल्ड खत्म हो जाएगा। इसकी बात पर पायलट मुस्कुराया। बीबी, इस समुद्र की ही मिसाल ले लो। क्या चंद एक मछलियों के मरने से समुद्र सूख जाता है? नहीं ना, क्योंकि समुद्र में अनगिनत मछलियां हैं। 1-2 हज़ार मछलियों के मर जाने से समुद्र को फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वैसे ही अंडरवर्ल्ड है जहाँ इन लोगों के मरने पर अफसोस भी नहीं किया जाएगा। और रही बात बादशाह की, तो वो एक बेरहम बादशाह है। एहसास नामी जज्बा तो इस पे पाया ही नहीं जाता। इसके पास करोड़ों की तादाद में इंसान नुमा हैवान मौजूद है। हमारे मरने से भी इसी का फायदा होगा। सारी डील्स उसे मिल जाएगी। बात करते करते जैसे वो खुद पर हंसा। जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है मर जाना। जाना के कहने पर उसने चौंक कर जाना को देखा, जो इसके हाथों को दबोच कर पीछे बांध चुकी थी। लड़की, तुम पागल हो चुकी हो, खोलो मुझे। पागल तो मैं बचपन से हूँ, और ये हाथ तो अब कभी नहीं खुलेंगे। शिप को तेज रफ्तार से इधर उधर चलाते वो हंसी। शिप के पीछे ही एक छोटी शिप मौजूद थी जिसे जाना ने खुद बनाया था। अचानक शिप रुकी। एक जोरदार झटका शिप को लगा कि जाना भी ना संभलते शीशे में जा लगी। शिप वहीं रुकी तो पीछे वाली छोटी शिप भी रुकी। इसके साथ से खून निकलने लगा। जिद, जुनून और जज्बातों से भरी हूँ। मैं बहुत अच्छी और खासी बुरी हूँ। वो पायलट को खुद को बरी करने की कोशिश कर रहा था। झटके पे रुका। उफ होती रंगत से अपना अंजाम सोच रहा था। अब तो कोई कुछ नहीं कर सकता था। वही झटके पर शिप में भगदड़ मची, क्योंकि शिप आहिस्ता आहिस्ता पानी में डूब रही थी। इस वाकये का फायदा उठाते एजल ने भागते पीके की गर्दन में हाथ डालते पीछे गिराया और शाजे के साथ इसको बेहोश किया और घसीट कर शिप के किनारे पर ले आई, जहाँ टाइटैनिक बिल्कुल साथ ही वो शिप मौजूद थी। पानी में तैरने के लिए जैकेट पहनी वो दोनों पीके को साथ पानी में कूदी। लोग ऊपर की तरफ भागते छोटी लकड़ी की बोट्स में बैठने की कोशिश करते एक दूसरे को पानी में गिरा रहे थे। जहाँ कुछ देर पहले कहके थे वहीं अब दिल दहला देने वाली चीखें थी। जाना ने सर पर हाथ रखते खून रोका। कांच काफी अंदर तक जा लगा था। पीछे मुड़कर पायलट को देखा, जो सजदे की हालत में गिरा रो रहा था, अपने गुनाहों की माफी मांग रहा था। आखिरी वक्त में ही सबको खुदा याद आता है। चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो, जाना ने तरस खाते कहा। नहीं, अगर जिंदा रहा तो फिर गुनाह करूंगा, क्योंकि जिसको एक बार हराम की लत लग जाए तो वो कभी नहीं छूटती। मुझे आखिरी वक्त में अपने खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगनी है, ताकि अल्लाह ताला मुझ पर रहम करे। वो नफी में सर हिलाते गोया हुआ जाना ने कंधे उचकाए और भागकर शिप से पानी में जंप कर गई। ठंडे ठार पानी में बगैर किसी जैकेट के वो कूद तो गई थी, लेकिन अपनी शिप तक पहुंचते इसके बालों तक में बर्फ जम चुकी थी। शांति ने उसे ऊपर खींचा, जो अब बेसुध होती डूबने लगी थी। जाना, होश करो मेरी जान। एजर को बोट चलाते का इशारा करती वो जाना का गाल थपथपाते परेशान हुई। इसकी नीली पड़ती रंगत शांति का चैन बर्बाद कर गई। शांति बहुत ही नाजुक
تھی، زیادہ ٹھنڈ یا گرمی اس کی جان لینے لگتی تھی۔ ابھی تو وہ یخ بختہ پانی میں نہا کر آئی تھی۔ شاہزو اسے اندر ہیٹر کے ساتھ سامنے لے جاؤ جلدی۔ اس کی دھیمی بڑھتی سانسوں کو محسوس کر کے آمنہ چیخی، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو ان بہنوں کا کیا ہوتا؟ بھلے وہ کسی سے زیادہ فرینک نہیں تھی، لیکن وہ سب کی جان تھی، لیکن کبھی نہ رونے والی۔ وہ تینوں اس وقت بے بسی سے رو پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں مسلتے وہ بار بار اسے پکار رہی تھی، جو ہوش میں آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شپ آدھا ٹوٹ کر پانی میں گرا۔ ایک ہی دن دوسرا حصہ بھی اوپر کی طرف اٹھا کہ سارے لوگ پھسل کر پانی میں جانے لگے۔ کافی لوگ جیکٹس پہن کر پانی میں کود چکے تھے اور کافی بوٹس میں بیٹھ کر شپ سے تھوڑا دور ہو چکے تھے اور لوگوں کو مرتا دیکھ رہے تھے۔ شپ ایک ہی دم پانی میں دھنسا اور دھنستے چلا گیا۔ ابھی بھی ٹائٹینک شپ میں تقریباً ہی 1500 لوگ موجود تھے۔ 700 لوگوں سے کچھ پانی میں گرے تھے تو کچھ لکڑی کی بوٹس پر بیٹھے مدد یا موت کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سب چلا رہے تھے بچاؤ بچاؤ، لیکن ان درندوں کو کون بچاتا جو اس کی زندگیاں ہڑپ جاتے تھے، جو سب کی زندگیاں ہڑپ جاتے تھے۔ اس وقت بھی بجائے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے وہ ایک دوسرے کو پانی میں ڈبوتے خود اوپر رہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بوٹ پہ بیٹھے لوگ بھی ٹھنڈ کے بعد سے جان گنوانے لگے۔ کچھ ہی دیر میں ہر سو سناٹا تھا، نہ کسی کی آواز تھی نہ رونا تھا تو بس پانی کی آواز، سمندر کی اوپر کل اٹھتی لہریں۔ 6 بجے کا وقت تھا۔ وہ نماز پڑھ کر پولیس اسٹیشن کے لیے تیار ہو کر نیچے آیا۔ اوئے ہوئے سونیا، کون سی معشوق سے ملنے کا پروگرام ہے آج؟ پولیس کی وردی میں وہ بہت جاذب لگ رہا تھا کہ امن نے اسے چھیڑا۔ میسم نے 5000 کے نوٹ نکالتے ان کے اوپر سے مارے اور ملازم کو غریبوں کو دینے کا کہا۔ بھائی یہ کیا کرتے رہتے ہو یار؟ امن الجھا۔ یہ صدقہ دے رہا ہوں گدھے، وہ مسکرا کر بولا تو وہ کان کھنچاتے اپنی چیئر پر بیٹھا۔ بھائی ویسے اتنے دن ہو گئے ہم خان ہاؤس نہیں گئے، انکل کیا سوچ رہے ہوں گے کہ رشتے کی ہاں کیا کی؟ ان لوگوں نے تو مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ بہت دنوں سے آمنہ کو نہ دیکھ وہ میسم کو شاہزن کا حوالہ دیتے بولا، کیوں آمنہ نہیں آ رہی کیا جونی؟ نہیں بھائی، پتہ نہیں کیوں وہ تینوں ہی جونی نہیں آتی ہیں تو سبمٹ کروا کر غائب ہو جاتی ہے۔ امن پریشانی سے گویا ہوا، اسے ابھی تک آمنہ کی باتیں نہ بھولی تھی، اب کہ میسم بھی سوچ میں ڈوبا۔ کسی کو مارنے کا پلان بنا رہی ہوگی اور کیا؟ حازم منہ میں بڑبڑایا۔ ان دونوں نے گھور کر اسے دیکھا۔ بھائی میرا مطلب اللہ خیر کرے، جانے اب کس کی جان خلق میں اٹکی ہے؟ نہیں میرا مطلب، بہت اچھے سے جانتے ہیں ہم آپ کے مطلب، امن نے خفگی سے کہا کہ حازم کا موبائل بجا۔ سر خبر آئی ہے کہ کل رات گینگسٹر کی پارٹی جو کہ ایک ٹائٹینک شپ میں ہوئی تھی، وہ شپ ڈوب چکا ہے اور وہاں سب لوگ وہی مر چکے ہیں۔ سننے میں آیا ہے شپ آئل سٹون سے ٹکرا گیا تھا۔ صبح ہی صبح اتنی بری خبر! حازم نے منہ لٹکایا، لیکن شانزے کا خیال آتی جھٹ سے اٹھا۔ انجانے کس احساس کے تحت اس کا دل شانزے کی ٹھیک ہونے کی دعائیں کرنے لگا۔ کیا ہوا؟ اسے جلدی میں بغیر ناشتے کے جاتے دیکھ میسم نے پوچھا۔ نفی میں سر ہلاتے وہ کی اٹھائے باہر بھاگا۔ جیپ میں بیٹھتی اس کا ارادہ خان ہاؤس جانے کا تھا۔ شکر اللہ پاک کا تم ٹھیک ہو، چوٹ ووٹ تو نہیں لگی؟ جیپ روکتے وہ اندر کو بھاگا۔ شانزے کو روتے ہوئے گھر سے باہر نکل رہی تھی، یوں اچانک حازم کے گلے لگ کر پوچھنے پر حیران ہوئی۔ پھر جانا کا خیال آتی وہ اپنے دشمن کے کندھے پہ سر اٹکائے رو پڑی۔ اس کا رونا حازم کو تڑپا گیا۔ وہ مزید فکر مند ہوا۔ جلنے والوں کا بھی کوئی قصور نہیں مرشد، ہماری دوستی کے اندر ہی کچھ ایسے ہے، ہماری دوستی کے انداز ہی کچھ ایسے ہیں۔ کل سے ہی وہ بولا یا پھر رہا تھا جانا کی غیر موجودگی سے مزید خونخوار بنا رہی تھی۔ عجیب سی بے چینی نے اس کے دل میں بسیرا کر لیا تھا۔ جو سامنے آ رہا تھا وہی اس کے سخت عتاب کا نشانہ بن رہا تھا۔ سارے ملازمین اس کے غصے سے پناہ مانگتے اپنی میڈم کی واپس آنے کی دعا کر رہے تھے۔ اگر تم ٹھیک ہو تو میرے دل کی دھڑکنیں اتنی مدھم کیوں ہے؟ دل میں ٹھیس کیوں اٹھ رہی ہے؟ ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ تم تکلیف میں ہو؟ جانا، اگر تمہیں ذرا بھی چوٹ پہنچی تو میں تمہارے پرفارمنس کو توڑ کر تمہیں اپنے پاس لے آؤں گا، پھر کوئی بھی ہمیں جدا نہیں کر پائے گا۔
ہاتھوں کی مٹھی بنائے وہ اپنی پریشانی پر بجاتے تسور میں جانا سے مخاطب ہوا جو ہاسپٹل کے بیڈ پر بے سدھ پڑی تھی۔ سر جی، سر وجی سر آئے ہیں۔ انٹرکام پر اس کا سیکرٹری بولا۔ اسے کہو میں بزی ہوں۔ اس وقت اسے جانا کی فکر کھائی جا رہی تھی، وہ صرف جانا کو سوچنا چاہتا تھا۔ سر، وہ وجی سر میم کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں، جلدی اندر بھیجو۔ جانا کا نام سن لیتے ہی وہ سیدھا ہوتے آفس میں آتے وجی کو دیکھنے لگا جس کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ کیا خبر لائے ہو؟ خبردار جو اس بار کوئی منحوس خبر دی۔ اس کے بولنے سے پہلے وہ اسے وارن کرنے لگا تو وجی نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ سر، کل رات گینگسٹر کی پارٹی تھی ٹائٹینک شہر میں، اور آپ سن چکے ہوں گے کہ وہ شپ تباہ ہو گیا ہے، اس پہ موجود سارے لوگ مارے گئے۔ اپنی میم سے ریلیٹڈ بات بتاؤ ورنہ نکلو۔ وہ خوف سے گویا ہوا تو وجی نے تھوک نکلی اور خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اسی شپ میں میم بھی موجود تھی۔ لفظ تھے کہ یہ سینسا جو اس کے سماعت میں ڈالا گیا۔ بے یقینی سی کیفیت میں وہ جھٹکے سے رولنگ چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا بک رہے ہو وجی؟ دماغ چل گیا ہے تمہارا کمینے انسان؟ میری جانا کے بارے میں یہ غلیظ بک رہے ہو؟ در پر در اس کے منہ کو مکوں سے سجاتے ہوئے دھاڑا۔ اس کے دھاڑ پر کمپنی میں موجود سب اچھلے۔ یا اللہ رحم، باس کو جو چاہیے وہ انہیں مل جائے پلیز۔ ایک امپلائی نے دل میں دعا کی۔ وہ زندہ ہے۔ اس بھیڑے شیر کو روکنے کا بس یہی طریقہ تھا کہ ایک جھٹکے سے اسے ٹیبل پر پھینکتے وہ اپنی جلتی آنکھوں کو بند کر گیا۔ وجی کے لفظ نے تو گویا اس کی جان ٹکا لی تھی۔ اس سے اپنے دل کی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ یہ سن کر کہ اس کی جانیں ڈوب گئی، اس کا دل بند ہونے لگا تھا۔ کہاں ہے وہ اور وہ وہاں کرنے کیا گئی تھی؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ ہاسپٹل میں ہے اور وہاں وہ کیوں گئی اس بارے میں معلومات جلد ہی آپ کو مل جائیں گی، وجی نے جلدی سے کہا، اور وہاں سے 9-2-11 ہوا۔ اف، تم کیوں اپنی اور میری جان کی دشمن بنی ہوئی ہو؟ تمہیں اس غلطی کی سزا ملے گی، ضرور ملے گی۔ شہاب عالم کا اصلی چہرہ اب تم دیکھو گی۔ تمہیں وارن کیا تھا کہ میری جانہ کو کچھ نہ ہو، لیکن تم نے مجھے سیریس نہ لیا۔ اب انجام کی ذمہ دار بھی تم خود ہوگی جانا شازم خان۔ کانچ کی ٹیبل کو ٹانگ مارتے وہ دھڑام سے آفس سے نکلتے کمپنی سے ہی نکل گیا۔ اس کا رخ ہاسپٹل کی طرف تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ یہ آنسو کیوں شونا؟ نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے وہ اس کی رونے کی وجہ سے سرخ ہوتی رنگت دیکھ رہا تھا۔ ہونا کیا ہے بھلا؟ تم نے گلے لگایا اور اتنے سنٹی انداز میں حال پوچھا تو میں نے سچویشن کو مد نظر رکھتے تھوڑا رونا ڈال دیا۔ زور سے کہکا لگاتی وہ اس سے فاصلے پہ ہوئی، لیکن اس کے ہونٹ تو مسکرا رہے تھے، لیکن اس کی آنکھیں انجانے کیوں وہ غمگین تھی۔ واقعی کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا؟ اس نے کنفرم کرنا چاہا۔ ہاں جی واقعی، ویسے یہاں کیسے آنا ہوا تمہارا؟ وہ اس کی جاسوس نظروں سے بچنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ دیکھنے آیا کہ تم زندہ ہو یا ہماری جان چھوٹ گئی؟ کیا بتاتا کہ اس کی فکر کھینچ لائی تھی اس کو۔ ہاں، تمہاری جان مجھ سے کبھی نہیں چھوٹ سکتی، یقین جانو، جب تک میں زندہ ہوں تب تک تمہارا جینا حرام کروں گی، اور جس دن مر گئی اس دن تمہیں میری یادیں، میری باتیں جینے نہیں دیں گی۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ حازم نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آخری بات اس کے دل میں کانٹے کی طرح چبھی۔ وہ بدل رہا تھا یا اس کے جذبات؟ وہ یکسر انجان تھا، اپنے انجام سے گرا جو اس سے معلوم ہوتا جس جذبات اس کے لیے وبال جان بن جائیں گی۔ اس کی محبت اس کے دل میں ایسے پنجے گاڑے گی کہ وہ زندہ ہو کر بھی مردہ کہلائے گا۔ مطلب مر کر میری جان نہیں چھوڑنی تم نے؟ کبھی نہیں، وہ کھلکھلائی۔ انجانے کس احساس کے تحت حازم کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ انجانے کتنے گھنٹے گزر چکے تھے جانا کو ICU میں ڈاکٹر کے ساتھ گئے ہوئے، لیکن ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ نرس آ رہی تھی، جا رہی تھی۔ کوارٹر میں بیٹھے ارسلان، ایجل اور آمنہ سر پکڑے بیٹھے تھے۔ پریشانی ان کے چہروں سے واضح تھی۔ شازم کو ابھی اس سب کی خبر نہیں تھی۔ ڈاکٹر، میری بہن کیسی ہے؟ ماسک اتار کر ڈاکٹر کو باہر آتے دیکھ وہ سب ان کے پاس پہنچے۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ چوٹ ان کے دماغ والی سائڈ پر لگی ہے جہاں پہلے سے ہی چوٹ کا نشان ہے۔ خون کی زیادہ مقدار میں بہنے اور ٹھنڈ کی وجہ سے ان کا مائنڈ
بلینڈ ہو چکا ہے، مطلب کہ ابھی وہ خطرے سے باہر ہے، لیکن اگر ان کو 12 گھنٹوں میں ہوش نہ آیا تو سسپینس کیوں کریکٹ کر رہے ہو؟ بتاؤ نا کیا ہوا ہے؟ غصے سے اس کے کالر پکڑ کر جھٹکا دیتے ارسلان دھاڑا تو ڈاکٹر گھبرا گیا۔ ارسلان پلیز، آمنہ نے التجا کی تو وہ کالر جھٹکتے پیچھے ہوا۔ اگر پیشنٹ ہوش میں نہ آئی تو وہ کومے میں جا سکتی ہے، اگر ہوش آ گیا تو ان کی یادداشت کچھ حد تک انفیکٹ ہو سکتی ہے، یا جو وہ بھول چکی ہے وہ سب انہیں یاد آ جائے گا۔ ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ لوگ دعا کریں، انہیں دعا کی شدید ضرورت ہے۔ کالر سیٹ کرتے ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا اور وہاں سے چل دیے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں بابا کو کیا کہوں گی، ہمارا کیا ہوگا؟ آمنہ منہ پر ہاتھ پھیرتی رونے لگی۔ آمنہ رونے کی بجائے دعا کرو، دعا سب پر بھاری ہے، خدا نے چاہا تو ہماری گڑیا ہمارے ساتھ ہوگی۔ ارسل نے آمنہ سے کہا جو سر پکڑے روئے جا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر سر صابت میں ہلاتی وضو کرنے چل دی۔ سر آپ یوں اندر نہیں جا سکتے۔ آئی سی یو میں داخل ہوتے حشام کو دیکھ ڈاکٹر نے کہا۔ حشام نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا تو ڈاکٹر نے پیچھے ہٹنے میں ہی بھلائی جانی۔ وہ پاگل سے سارے پردے ہٹائے جانا کو ڈھونڈ رہا تھا کہ ایک بیڈ پر رکا جہاں وہ پٹیوں آکسیجن کی ندیوں میں لپٹی پڑی تھی۔ ڈاکٹر، اس کی ایک آواز پر ڈاکٹر آگے آیا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے وہ اس کے زرد چہرے کو نگاہوں کی زد میں رکھتا سر لہجے میں سوال گو ہوا۔ ان کے سر کی پچھلی سائڈ پر چوٹ لگی ہے، جہاں پہلے سے ہی کچھ مارنے کا زخم تھا۔ کیسا نشان؟ وہ ڈاکٹر کی طرف پلٹا۔ اس کے اچانک پلٹنے پر ڈاکٹر اچھل کر رہ گیا۔ کسی بھاری چیز جیسے ہتھوڑے یا راڈ سے مارا گیا ہو، لیکن یہ زخم کافی پرانا ہے اور میڈیسن یہ کھا رہی ہے ان سے یہ اپنی کافی میموری لاس کر چکی ہے، لیکن اب اللہ نے چاہا تو اب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے ساری معلومات اسے دی۔ حشام عالم ایک بار تو سطح میں آ گیا، بھلا کون اس کی معصوم سی جان کو ایسی ٹیبلٹ دے گا؟ لیکن جس نے بھی اسے تکلیف پہنچائی ہے اس کا مرنا تو لازمی تھا، کیونکہ بات یہاں اس کے جنون کی تھی۔ جان، یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ یار، ایک بار بھی تمہیں میرا خیال نہ آیا؟ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ تمہاری وجہ سے میری جانا کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، پھر بھی تم نے اسے درد دیا اور ان حیوانوں میں چل دی۔ اس کے بٹی بندھے سر پر ہونٹ رکھتے وہ سرخ آنکھوں سمیت گویا ہوا، لیکن ایک چیز اسے ٹھٹکا گئی۔ لیکن تم انڈر ورلڈ کی کیوں؟ انڈر ورلڈ معصوم لوگوں کے لیے تو نہیں بنا۔ گلابی گالوں پر سایہ افغن پلکیں گھیری پلکوں کو چھوتے وہ پرسوچ ہوا، ہاتھ کی پشت اس کے گال پر پھیرتے وہ اسے بے چین کر گیا۔ کسی کا لمس اپنی آنکھوں گالوں سے ہوتے لبوں پر محسوس ہوا تو اس نے ہلکی سی کالی آنکھیں واک کی پلکوں میں ہوتی جنس۔ حجاب نے جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا اور قریب ہی کھڑا ہو گیا، اسے دیکھنے لگا جو تیز روشنی کے آنکھوں میں چپنے سے ڈراپ والا ہاتھ اٹھانے لگی۔ اس سے پہلے ہی شہاب اس کی آنکھوں پر اپنا مضبوط ہاتھ کا سایہ کر گیا۔ آہستہ سے آنکھیں کھولتے اس نے اٹھنا چاہا، لیکن سر میں اٹھتی ٹھیس نے اسے ایسا کرنے سے روکا۔ دھیان سے جان، لیٹی رہو، تمہیں چوٹ لگی ہے۔ اس کے کندھوں کو بیڈ سے لگاتے وہ سختی سے گویا ہوا۔ جانا نے ہونٹ بھیجے انجان نظروں سے اسے دیکھا، پھر آہستہ آہستہ سب مناظر آنکھوں میں لہرائے، کیسے وہ پانی میں کودی اور پھر اس کے بعد اسے یاد نہیں۔ ہاتھ ہٹاؤ ایڈیٹ، وہ دھیمی آواز میں گھڑگھڑائی۔ حشام نے دلچسپ نظروں سے اسے دیکھا، ایسی حالت میں بھی وہ لڑنے کو تیار تھی۔ آپ پلیز پیشنٹ کا چیک اپ کرنے دیں گے؟ ڈاکٹر نے ذرا غصے سے کہا۔ وہ کب سے کھڑا اس کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ بھائی بندہ پوچھے ڈاکٹر کیا پیشنٹ اور ان کے لورز کا رومانس دیکھنے کے لیے تھوڑی وہاں ہوتے ہیں؟ حشام نے اشارے سے چیک کرنے کا کہا اور ڈاکٹر کو اس نے کچھ سوال کرتے دیکھنے لگا، لیکن جیسے ہی ڈاکٹر نے ہاتھ جانا کی طرف بڑھایا اسے فوراً ہی حشام نے تھام لیا۔ ہاتھ کیوں لگا رہے ہو؟ بنا ٹچ کرے دوائی دو اور نکلتے بنو، سمجھے؟ اس کے ہاتھ کو سختی سے پکڑ کر پیچھے پھینکتے وہ گھڑگھڑایا۔ جانا نے اسے گھری سے نوازا۔ سوری، پلیز کالر چھوڑے، میں لیڈی ڈاکٹر کو بھیجتا ہوں۔ ڈاکٹر جلدی سے کہتے وہاں سے نکلا، کہیں وہ اس کی پٹائی ہی نہ کر دے۔ میری جانا کو ہاتھ لگانے کی اجازت صرف اور صرف مجھے ہے، صرف مجھے، غصے سے کہتے وہ بیڈ کے ساتھ پڑے اسٹول پر بیٹھا۔
जाओ यहाँ से प्लीज, मेरी बात मान लो, अभी चले जाओ, लेकिन प्लीज। वो आंखें बंद करते बोली, ओके जा रहा हूँ, लेकिन वापस आने के लिए अपना ख्याल रखना प्लीज, तुम्हारा दर्द मेरी जान ले लेगा। पेशानी से पेशानी अटकाते वो बेबसी से गोया हुआ इसकी पेशानी पर लब रखते आईसीयू से निकल गया। शुक्र, वो सुकून से आंखें मूंद गई, लेकिन जानी पहचानी रोनी की आवाज पर उसने चौंक कर आंखें खोली। आवाज बाहर से आ रही थी। ये तो शाजो। दिमाग पर जोर देती वो बुड़बुड़ाई, हाथ से ड्रिप खींच कर निकालती, दुखते सर पर हाथ रखा, नाजुक गुलाबी पाँव को बेड से नीचे रखा और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती बाहर को बढ़ी। ये कहाँ गई? शाजिम, जो अगली सुबह जवेरिया खान को देखने आया था, लेकिन उसे बेड पर मौजूद न पाकर इर्द गिर्द ढूंढने लगा, लेकिन इनका तो नामो निशान नहीं था। उफ, गाली किधर गई? उसे जिंदा छोड़कर मैं बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। उसी दिन मार देता तो आज ये मुसीबत मेरे साथ ना आती। गजालत बकते वो दूध का गिलास वहीं फेंकते बाहर को भागा। अपने गार्ड्स को जवेरिया को ढूंढने का कह के वो बजते मोबाइल की तरफ मुतवज्जो हुए। गैर शनासा नंबर था। कॉल रेस करते मोबाइल कान से लगाया तो किसी का कहका सुनाई दिया, हाँ हाँ, इतनी जल्दी हाथ आ जाऊंगी ये सोचा भी कैसे तुमने? बादशाह होगे तुम दूसरों के लिए, मेरे लिए तो तुम किसी शैतान से कम नहीं हो। वो शैतान जिसकी वजह से मेरी बेटी के साथ इतनी बड़ी अनहोनी हो गई। अब मैं इनको सच्चाई बता कर ही रहूंगी। जवेरिया गुस्सीले लहजे में धारी तो शाजिम उर्फ बादशाह का खून खोलने लगा। इनको कुछ बताने से पहले ही मैं तुम्हें जान से मार दूंगा जेरी। गुस्से से दंदनाते वो चीखा, अगर इनकी बेटियों को इनकी हकीकत पता चल जाती तो वो इनसे नफरत करने लगती, जो इन्हें किसी की भी कीमत पर मंजूर नहीं था। मैं पहुंच चुकी हूँ, अब से तुम्हारी बर्बादी शुरू, और तारीख में पहली बार ऐसा होगा कि बेटियां ही अपने बाप की बर्बादी की वजह बनेंगी, इसका कत्ल आम करेंगी। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मुझे कोई नहीं मार सकता। मेरी बेटियां मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, वो कभी तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेंगी जेरी। मगरूर लहजे में कहते वो कॉल कट करने लगा। हाँ हाँ, ये मोहब्बत भी खत्म हो जाएगी जब इन्हें मालूम होगा कि इनके बाप ने अनजाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी तबाह की, अनजाने कितनी माओं की कोख उजाड़ दी। वो नफरत करेंगी तुमसे जब इन्हें मालूम होगा कि इनके सगे बाप ने इन्हें मरवाने की कोशिश की। क्या गुजरेगी इन पर जब मैं उससे बताऊंगी कि जिस शख्स ने इनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की वो इसके अपने बाप का भेजा हुआ आदमी था। सोचो बादशाह, जब तुम्हारी बेटियां जो असल में माफिया गर्ल्स है वो तुम्हारा क्या हाल करेंगी? शाजिम खान उर्फ बादशाह, जब इन्हें इल्म होगा कि इनका बाप इनकी डील कर चुका है, इन्हें बेच चुका है, कहते कहते इनका लहजा भीग गया। पीछे खड़े वजूद पर जैसे सातों आसमान गिरे थे। नीली आंखें लबलबा पानी से भर गई। लॉन में घुटन महसूस होने लगी। तेज तेज सांस लेती वो गाड़ी में बैठती सीधा हॉस्पिटल की तरफ निकली। यू बिच, तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। काल कुटते ही वो मोबाइल जमीन पर मारते पागल सांड की तरह धारने लगा। आमना, शानजा ने क्वार्टर में इंटर होते बुलाया। बिखरे बाल मलबी से हुलिये में आंसू इसके गुलाबी गालों से बहते जमीन पर गिर रहे थे। आंखों की पुतलियां सुर्ख हो रही थी। इनकी कहानी में ऐसा मोड़ आया था कि माफिया गर्ल्स की पूरी दुनिया घूम कर रह गई थी। आंसू थे कि बहते ही जा रहे थे। क्या हुआ शाजो? इसकी हालत देख उसे खौफ लाहक हुआ। वो इसके पास आई जो लहरते जिस्म के साथ जमीन पर बैठी रोई जा रही थी। ईजल की पुकार पर इसके गले लगी। हमें नहलाम कर दिया, हमारे बाप बोली लगा दी। इसकी आदत छुपती वो सिसक सिसक कर रोने लगी। जाना को दरवाजे के सहारे बाहर आ रही थी। इसके कदम जैसे जमीन ने जकड़ लिए हो। शाहजो, होश में हो? तुम क्या कह रही हो? आपने उसे झुंझोड़ा तो वो चीखी, हाँ, अपना हमें हमारे भी बाप ने बेच दिया, हमारी इज्जत की धज्जियां बिखेर दी, दो कौड़ी बना दिया हमें। अमना साथ हुई। अरसल ने जाना को देखा जो संजीदा तासर लिए
खड़ी थी। प्लीज साइलेंट, ये शोर शराबा आप बाहर जाकर करें, ये हॉस्पिटल है। नर्स ने आकर सख्ती से कहा। चलो शाजो, हम घर चलते हैं, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अरसलान ने इनको कहा। वो मुर्दा कदमों से उठती बाहर को बढ़ी। आ जाओ। अरसल ने जाना का हाथ थामा, चाहा जिसने हाथ ऊपर उठाते से रोका। यहाँ का देख लेना तुम और अरसलान, हमें अकेला छोड़ दो, सुबह मुलाकात होगी। कहती वो इनके पीछे चल दी। अरसलान ने बेबसी से इन्हें देखा, जो अपने दुख में किसी को भी शरीक करना पसंद ना करती थी। माजी की इन अजियत ना यादों में हम बहनों को अकेले ही सफर करना है। एजल ने इन दोनों को देखते कहा और आमना के साथ बाहर निकल गई। वैरान सड़क पर चलती वो चारों एक दूसरे का सहारा थी। शादी के आंसू रुक चुके थे। इन चारों के चेहरे पर कंपकपाती पैदा कर देने वाले तासर थे। चलते चलते वो चारों अनजाने कहाँ पहुंच चुकी थी। वैरान सी सड़क जिसके चारों ओर घने दरख्तों का साया था। आज तो चांद भी आसमान में नहीं था। हमारा क्या कसूर है? माँ की ममता से महरूम रहे, बाप ने मोहब्बत की तो वो फरेब निकली। शारदा ने जाना को देखा, जो नजरें सड़क पर मस्कर किए चले जा रही थी। इनकी मोहब्बत में शुरू से खोट था। गलती हमारी है, हम इन्हें समझ ना सके। एजल ने अफसोस से कहा। शारदा रुकी तो वो तीनों भी रुक चुकी थी। जाना, आज तो बता दो, आखिर तुम्हारी इस खामोशी की वजह क्या है? तन्हाई पसंद क्यों बन गई तुम? इस खौफनाक अंधेरे में डर से मेरी जान निकल रही है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर डर एक तासर भी नुमाया नहीं है। माजी में ऐसा क्या हुआ? क्या क्या था बाबा? क्यों छोड़ा उन्होंने मामा को? मुझे जानना है। सवालों की लंबी लिस्ट थी, लेकिन जवाब देने वाली खामोश थी। जाना आगे चलने लगी। एजल ने इसके कंधे पर हाथ रखा और चलने का इशारा किया। इनके पीछे आती जवेरिया ने बोलना शुरू किया। माजी, खान फैमिली जिनकी हुकूमत 5 गांव में चलती थी। खान नहायती मगरूर और बिगड़े हुए थे। इनके खानदान में कोई औरत ना थी, ना माँ की ममता थी, ना बहन की शरारत थी। इनकी फैमिली सिर्फ 5 मर्द थे। आजिम खान कोके वहाँ के सरदार थे और इनके बदतमीज अयास 4 बेटे, शाजिम, हशमत, अब्बास और मीकान, नहायती बिगड़ेल तबीयत के मालिक थे। इनके बाप की हुकूमत ने इन्हें मजीद अयाश बना दिया था। आज गांव में कई बदनसीब लड़की की आज गांव में किसी बदनसीब लड़की की देर तारीख थी। गांव के काफी लोग वहां मौजूद थे कि तभी एक जीप बगैर किसी की जान की परवाह किए वहां पड़ी चार पाइयों पर बैठे गांव वालों को जख्मी और किसी की जान लेती सीधा लड़की के पास रुकी, जिसकी शादी होने वाली थी। जीप चलाने वाला शाजिम खान था और इसके साथ उसके भाई मौजूद थे। आजा छबक चलो, कलाई से पकड़कर लड़की को गोद में बिठाया और इसके बाप से मुखातिब हुआ, जो हाथ जोड़े अपनी बेटी को छोड़ने की इल्तिजा कर रहा था। ऐ बुढ़े, कब है शादी? टांग उसके सीने पर माथे शाजिम गड़गड़ाया तो सबको सांप सूख गया। वो लड़की रोती रोती बेहोश हो चुकी थी। परसों किसी लड़के ने कहा तो वो और इसके भाई कहका लगा उठे। खामोश फिजा में इसके शैतानी कहके गूंजे, बड़ी जल्दी है, लेकिन कोई बात नहीं, इस बंद गली को जरा छाक कर वापस कर जाएंगे। जीप स्टार्ट करते वहां से कहका लगाते निकले। इसका बाप दिल पर हाथ रखते जमीन पर गिरा और तड़पने लगा। ये कोई नई बात तो नहीं थी। गांव में जब भी किसी की शादी होती तो वो इस लड़की को उठा लेते, और जब बारात लड़की वाले घर पहुंचती सब तो सामने इस लड़की की बेजा भरमा वजूद को वही दूल्हे के कदम फेंक आते। वो सब लोग बेबसी की बूती बने खड़े थे। वो लोग कुछ भी करने से नदीदा थे। अगर कोई आवाज उठाता तो वो जालिम इन्हें गोलियों से छलनी कर देते और इसके जिस्म की बोटी बोटी करके इन्हें सामने ही जंगली कुत्तों को खिलाते थे। गांव के दरमियान में इनकी एक बड़ी सी हवेली थी। इसी में दाखिल होते वो इस लड़की के वजूद को जंगली भेड़ियों की तरह नोचने लगे। इस लड़की की दर्दनाक चीखें पूरे गांव में गूंजने लगी। इसकी माँ की बर्दाश्त खत्म हुई तो वो चीखती, खुदा गरक करे तुम्हें, एक माँ की बद्दुआ है, तुम कभी खुश ना रहो। जो तुम दूसरों की इज्जतों को ललाम करते हो, हैवानों, खुदा तुम्हें भी बेटियां दे। बद्दुआ है हर उस माँ की जिसकी बेटियों को
रोज का तुम हैवान खुश हो, तुम्हें कभी बेटा ना हो, तुम्हारी बर्बादी तुम्हारी औलाद हो, जब तुम मरो तो दुनिया देखे तुम मरने को मिट्टी नसीब ना हो, खुदा तुम पर अजाब नाजिल करे, मैं ना ही ये लोग देखे, मैं ना रही ये लोग देखेंगे कि एक माँ की बद्दुआ क्या दर्दनाक अंजाम करती है तुम्हारा, तुम रोगे गिड़गिड़ाओगे तब भी तुम्हें मौत नसीब ना हो। चीख चीख कर कहती वो सब गांव वालों का दिल दहला गई, लेकिन इन हैवानों के कान पर तो जून तक ना रेंगी। वो औरत अपनी बेटियों समेत खाई में कूदती, जानती थी कि अगर इन मासूमों को बड़ा किया तो इनका इंजाम भी वही होगा जो इनकी बड़ी बेटी का हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता इस लड़की की आवाज़ ख़त्म हो गई। सब गांव वाले खौफ से इसकी कांपते अपने मिट्टी के घरों में छुपे हुए थे। इतने में वो चारों बाहर आए। दम नहीं था लड़की में, इतने में कौन मरता। शाजिब ने गलीज लहजे में कहा तो इसके भाइयों ने कहका लगाया। इतने में दो आदमी बेडशीट में लिपटे वजूद को गांव के बीचों बीच फेंकते वहां से चल दिए। गम की अजीब दास्तान थी। एक मासूम बच्ची को वो हैवान अपनी दरिंदगी का निशाना बनाकर हंसी खुशी जी रहे थे। खुदा का जरा भी खौफ ना था इनमें। भाई आपने ऐसा क्यों किया? जब इन्हें पता लगेगा कि आप इन चीज़ों को खरीद चुके हैं तो क्या गुजरेगी इन पर? हाजिम की बेयकीन आंखें इस पर अटकी थी जो मुकम्मल तौर पर इन्हें नजरअंदाज कर रहा था। चाहे उसे इन बहनों से कोई गर्ज नहीं थी, लेकिन इन्हें तकलीफ में देखना भी उसे हरगिज मंजूर ना था। भाई वो क्या सोचेगी कि मैंने इसकी इज्जत की बोली लगाई? भाई वो मुझसे नफरत करने लगेगी, मैं इसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पागलों की तरह अपने बाल नोचते वो चीखा। अगर मैं ना खरीदता तो कोई और खरीद लेता। मेरा इरादा तुम्हें या किसी को भी इस बारे में बताने का नहीं था। हमेशा के लिए जुदा होने से कुछ घंटों की नाराजगी बेहतर है। मीसम ने संजीदगी से कहा, कौन खरीद लेता? हुआ क्या जो आपको ये कदम उठाना पड़ा? हाजिम ने हैरानी से पूछा। जब मैं रिश्ते की बात करने गया था तभी शाजिम किसी से बात कर रहे थे लड़कियों के बेचने की, तो मैं हैरान हुआ कि शाजिम जो अपनी बेटियों से इतनी मोहब्बत करते हैं वो भला क्यों इन्हें बेचेंगे। लेकिन मेरी ये गलतफहमी भी उन्होंने जल्दी ही दूर कर दी। करोड़ों के पीछे अपने ही बेटियों को बेचता वो बदनसीब शख्स इनकी बोली लगाकर बहुत खुश था। फिर मैंने इन्हें एक ऑफर दी जिसमें फोन वाले से दुगनी रकम थी। तब ये तय हुआ कि इनकी तीनों बेटियां अब हमेशा हमेशा के लिए हमारी हो चुकी हैं। लेकिन मैं ये बात कभी भी आपको पता नहीं चलने दूंगा, क्योंकि मैंने इन्हें खुद से दूर हो जाने के डर से ये सब किया। इसके पीछे मेरी नीयत बुरी नहीं थी। वो सब बताते आखिर में कुछ शर्मिंदा हुआ। लेकिन अगर इन्हें पता चल गया तो अम्मा ने खासा जाहिर किया तो हम इन्हें वो वीडियो दिखा देंगे जिसमें शाजिम और मेरी बात हुई थी। मीसम ने यूएसबी सामने करते कहा तो हाजिम ने उसे था थम्स अप का इशारा किया। जब पहली बार देखा था तो अंकल कितने अच्छे लगे थे, लेकिन इनका चेहरा सिर्फ चेहरा ही मासूम है, जबकि वो अंदर से शैतान है। हाजिम ने गुस्से से मुठ्ठियां भेजी। मुझे तो आमना की फिक्र हो रही है, अगर जो उसे मालूम हुआ तो इनकी क्या हालत होगी। नाजुक सी दुशीर से इतना बड़ा सच जानकर क्या रिएक्ट करेंगी? कोई नहीं बताएगा इन्हें। तुम लोग जाओ, जाकर सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। इनका रूम में भेजते वो भी सोने चल दिया। हेलो शहाब आलम, मेरी लंदन की टिकट बुक करवाओ अभी, जल्दी। शाजिम ने हिशाम को कॉल की, जो जाना की परेशानी में यहाँ घूम रहा था कि बादशाह की कॉल पे हैरान हुआ। इसके लहजे में डर का अनासर नुमाया था। ओके उसने कहा तो बादशाह ने फोन बंद करते अपने अड्डे के अंदर घुसा। उसे डर नहीं था, लेकिन उसे जल्द से जल्द पाकिस्तान से बाहर जाना था, वरना यकीनन इसकी बेटियां इसको मौत के घाट उतार देती। उसे खौफ था तो वो भी अपने ही खून से। इसका डर जायज भी था। इतने मासूम लड़कियां आदमियों मासूम बच्चों की बद्दुआएं थी, इतने लोगों की उसे आह लगी थी। यकीनन इसकी मौत बहुत बुरी होनी थी। अब्बास, तुम लंदन जाओगे मेरी जगह और मैं गांव जाऊंगा। अब्बास को कहते वो गांव की तरफ निकल गया जहां अब इसके लोग दरिंदे मौजूद थे। वहां उसे मारना नामुमकिन था, क्योंकि वहां इंसान नहीं हैवान बसते थे। हाँ, बादशाह की भी बर्बादी की वजह आ गई।
मतलब कोई ऐसा आ गया इस दुनिया में जो बादशाह से टक्कर लेगा। हिशाम इसके डरने पे कहका लगाते गोया हुआ। इसका दिल किया कि टिकट ही ना करवाए, लेकिन इसके बाबा यानी आलम शाह ने गुस्सा करना था, इसलिए टिकट कंफर्म करती बादशाह को मैसेज कर चुका था। माजी गांव में हर तरफ अफरा तफरी मची थी, क्योंकि हशमत खान गांव के सारे लड़कों को जमा करने लगा था ताकि अपने दुश्मन आलिम शाह पर हमला करवा सके। लेकिन कुछ लड़के खौफ के मारे अपने घरों में छुप चुके थे। अगर अपनी माँ बहनों की इज्जत और जिंदगी चाहते हो तो शराफत से अपनी माँ के पल्लू से निकलो और अपना फर्ज निभाओ। आखिर को हम तुम्हारे सरदार के इकलौते वारिस हैं। शैतानी मुस्कुराहट से वो स्पीकर में बोला। गांव के कोने कोने में इसकी आवाज गूंजी। सब लोग डर के मारे अपने घरों से निकले, लेकिन एक घर बंद था। हशमत के इशारे पर इसके आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और वहां मौजूद 5 साल बच्ची, जो कि डर से अपने भाई से लिपटी हुई थी, उसे खींचा और घसीटते हुए बाहर ले आया। वो बच्ची डर खौफ से धाड़े मारकर रोने लगी। सरकार सरकार माफ कर दे सरकार, मेरी बहन मेरी पूरी दुनिया है, उसे छोड़ दे सरकार। वो 18 साल लड़का हशमत के पैर पकड़ता गिड़गिड़ाया। इनके माँ बाप को तो वो हैवान पहले ही मार चुके थे, अब इसकी मासूम बहन पर इन दरिंदों की नजर पड़ चुकी थी। चल हट, इतना लजीज माल कहाँ छुपाया हुआ था? ये अभी इतनी खूबसूरत है तो बड़ी होकर तो क़यामत बनेगी। उफ, पाँव इस लड़के के मुंह पर मारते वो इस लड़की को हौस भरी नजरों से घूरने लगा। वो लड़का इसके पैर पकड़ता रो पड़ा। सरकार मेरी बहन मर जाएगी, रहम सरकार रहम, तो मर जाएगा तो ये कली तो जीते जी मर जाएगी ना, तो चल पहले ये मर जाए, इसको दफना कर तू मर जाना। अफसोस से कहते वो कहका लगा उठा और इस लड़की को मासूमियत से अपने भाई को रोते देख रही थी। इसको गोद में उठाया तो वो हाथ पांव मारने लगी। वो लड़का इसके पीछे भागा अपनी बहन के लिए, लेकिन आज तक कोई अपनी बच्चियां या औरतों को इन हैवानों से बचा पाया था नहीं। इसके आदमी हंस रहे थे। बंदूक की एक गोली इसके घुटने पर और दूसरी इसके सीने पर मारी। गुड़िया, मेरी गुड़िया, छोड़ दो गुड़िया। जमीन पर गिरते वो लड़का हशमत खान को हवेली जाते देखने लगा। इसकी बहन उसे बुला कर रो रही थी, इसके पास जाने के लिए मचल रही थी, लेकिन हशमत गिरफ्त मजबूत करते इसकी चीखों, इसकी रोने से लुत्फ़अंदोज़ होते उसे अंदर ले गया। आ भैया आ, दिल दहला देने वाली चीखों पे जहाँ इस लड़के का दिल धड़कना बंद हुआ, वहीं गांव के लोग अपनी बेटियों के कानों पर हाथ रखते इन्हें अंदर धकेल गए। इन सब के दिल से हशमत और इनके भाइयों के लिए मौत की दुआ कर रहे थे। हशमत के आदमी कहके पर कहका लगा रहे थे। गुड़िया मरते वक्त भी अब वो अपनी बहन को बचाने की मिन्नत कर रहा था। एक आखिरी आंसू गिरा और इसकी बहन की चीखों के साथ वो भी बेजान होते जमीन पर सर गिरा गया। इसका अंजाम देख सब लड़के खौफ से कपाते वहां हाजिर हो चुके थे कि कहीं इनकी बहनों या बेटियों के साथ वो सब ना हो जाए, इनकी बेटियां भी अपनी जिंदगी ना गंवा दे। कितनी बुरी बात है, हशमत अकेले अकेले ही मजे कर रहा है, भाइयों का हिस्सा कहाँ है? वो जो खान हवेली में दाखिल हुआ था, अब्बास और मिकाल इसके सामने आए तो वो हंसा। यार कच्ची कली थी, अभी आखिरी सांसें शायद तुम्हारे लिए ही बची है, जाओ ऐश करो। वो गजलत बकते हुए कमरे में चल पड़ा और वो दोनों इस मासूम की बच्ची कुछ सांसों को छीनने चल पड़े। आमना बात सुनो यार, आज हमारा निकाह है और तुम मुझसे बात ही नहीं कर रही। वो सब इस वक्त शॉपिंग मॉल में थे, आज इनका निकाह था। एजल जाना बनकर वहां मौजूद थी और हाजिम तो मुंह बनाए घूम रहा था, क्योंकि भी सब जबरदस्ती उसे यहाँ लाया था। मेरी मर्जी है मन तुम अभी फिलहाल मुझे डिस्टर्ब मत करो, वरना मैंने घर चले जाना है, फिर करते रहना अपनी और मेरी शॉपिंग। आमना ने खौफ भरे लहजे में उसे देखा। अमन ने नाक चढ़ाई। यूं करते वो इतना क्यूट लगा कि आमना हंसने लगी। पागलों वाली हरकतें करते रहते हो हर वक्त। आमना ने इसके गाल पर उंगली मिस करती कहा और ड्रेस देखने के लिए आगे बढ़ी। शादी की ड्रेस तो वो ऑर्डर पर तैयार करवा चुकी थी, लेकिन आम जीन्स शर्ट लेने वो कब से इन्हें घुमा रही थी। उफ ये लड़की। अमन ने दिल पर हाथ रखा। मुंह सीधा कर लो, सब लोग देखकर क्या सोचेंगे? शंजो ने हाजिम से कहा, जिसने उसे घूर कर
घूरा क्या सोचेंगे? यही सोच रहे होंगे कि तुम्हारा डायनासोर जैसा मुंह को हमने हथौड़े मार मार कर टेढ़ा किया है, लेकिन इन्हें क्या मालूम कि तुम्हारा मुंह है ही ऐसा। ही। अपनी ही बात पर वो हंसने लगी तो हाजिम ने गुस्से से उसे देखा। जैसी खुद हो वैसी दूसरों को समझती हो। हाजिम ने दांत दिखाते कहा, क्या मतलब तुम्हारा? कैसी दिखती हूँ मैं? शाहजी ने उसे कड़े तेवरों से घूरते अबरूएं उचकाई। बाल तुम्हारे चुड़ैल जैसे हैं, जैसे जब देखो खुले रहते हैं। ड्रेसिंग तुम्हारी मलंगों जैसी है, जिधर से देखो फटी हुई होती है। आंखें तुम्हारी मछली जैसी है, बटनों वाली हंसी तुम्हारी भुतरों जैसी है, जैसे वो नहीं लगाती कह के वैसे तो तुम हंसती हो। आई बड़ी खुद को मायरा खान समझने वाली। हाजिम ने दिल जलाते लहजे में कहा, तुम जल कुकड़े जलते हो मेरी खूबसूरती से। मेसने कहीं के शर्म हया है या नहीं? कमीने इंसान, तुम्हारा मुंह नोच लूंगी मैं। शॉपिंग बैग्स वहीं फेंकते वो इसका मुंह नोचने के लिए भागी जो पहले ही वहां से भाग निकला था। यार तुम तो भागती भी कछुए की तरह हो। हाँ। वो उसे मजीद चिढ़ाते बोला। शाहजी ने सैंडल उतारकर इसकी कमर का निशाना लेते फेंका। हाजिम के दाएं मुड़ने पर वो सैंडल एक मोटे शख्स की तोंद में जा लगा। शाहजी ने मुंह पर हाथ धरा जबकि हाजिम पेट पकड़े हंस रहा था। तुम्हें शर्म है लड़की? जरा तहजीब नहीं? तुम्हें अपने से बड़े लोगों की इज्जत करते हैं ना कि इन्हें जूतियां मारते फिरे। इसके वजूद को गौर से देखते हशमत ने मसनूई गुस्से से कहा। शाहजा ने उसे घूरा। ओ हेलो मिस्टर अंकल, आगे आप आए हैं। और रही बात तहजीब की तो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो जितनी इज्जत के लायक होता है शाहजिब खान इन्हें इतनी ही इज्जत देती है। हाजिब का गुस्सा अब कहीं तो निकालना था। जहाँ शाहजिब नाम पर हशमत खान चौंका वहीं शाहजा ने होठ भेजे। इस शख्स का नाम अपनी जबान से नहीं लेना चाहती, लेकिन जल्दबाजी में जबान से निकल गया। बहुत चालाक हो और खूबसूरत भी। हशमत ने उसे सर से लेकर पांव तक घूरते कहा तो हाजिब इनके करीब आया। एक्सक्यूज मी अंकल, कुछ उम्र का ही लिहाज कर ले। बेटी की उम्र की लड़की को छेड़ते आपको शर्म नहीं आ रही? हाजिब का दिल क्या दबा जोड़ दे जो अपनी बेटी की उम्र की लड़की को खलीस नजरों से घूर रहा था। सॉरी शाहजी, हशमत ने शाहजी से कहा और वहां से चल दिया। इसकी नजरों में कुछ ऐसा था कि शाहजी एक पल को रुकी, लेकिन अपना वहम समझती वो सर झटकते हाजिम के साथ बच्ची कुछ शॉपिंग करने में मसरूफ हुई। कहाँ की तैयारियां हैं चाचू जी? अब्बास जो अभी एयरपोर्ट में दाखिल होने लगा था कि बीच में हेजल आई। ओ मेरी जान, बस लंदन जरा घूमने का इरादा है। अब्बास खान ने इर्द गिर्द लोगों को मौजूद देख नरमी से मुस्कुरा कर कहा, लंदन तो आप बहुत बार घूम चुके हैं। यार इस बार हमारे साथ चले, हम आपको लंदन का दुनिया घुमा देंगे। आमना ने इनके बाजू में बाजू डालते कहा तो अब्बास ने शौकी से उसे देखा। शाजिम तेरी बेटियां तो मस्त है। दिल ही दिल में शाजिम से मुखातिब हुआ और रफी में सर हिलाया। बेटा मुझे जाना होगा और तुझे हम जाने देंगे कमीने। इसके नाक पर क्लोरोफॉर्म में भीगा बाल रुमाल रखते 2 सेकंड में हटा गई। इर्द गिर्द मौजूद इसके गार्ड्स इनके करीब आने लगे। इससे पहले ही वहाँ वैन आई जिसमें अब्बास में धक्का देते वो इस पर सवार होती ये जा वो जा हो गई। वो गार्ड्स इसके पीछे गए, लेकिन वैन इन्हें ढूंढ कर ना मिली। मिलना तो सिर्फ एक ट्रक जो ऐसा ऐसा चल रहा था। पता नहीं कहाँ गए। हेलो बॉस, सर अब्बास किडनैप हो गए। तो तुम लोग वहाँ क्या मक्खियाँ मार रहे थे? आगे से हशमत धारा तो गार्ड ने मोबाइल कान से दूर किया। जब तक अब्बास ना मिले तब तक अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना बोटी बोटी करके चील कौवा को खिला दूंगा, समझा? धारते वो मोबाइल बंद कर गया। लड़ते खुद है और मरना हमें पड़ता है, वो दिल में सोचते साथ खड़े परेशान हाल गार्ड्स की तरफ मुतवज्जो हुआ। चलो इनको ढूंढो, हुक्म साथ करते वो भी इनके साथ हो लिया।